नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये है बेरोजगारी दर के बारे में। नए आंकड़े आए हैं यहाँ पर। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में जो हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है ये हमारे सदन के बारे में, हमारे पार्लियामेंट के बारे में है कि किस तरीके से हम अभी रिसेंटली देख ले, हाल ही में देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं। उसके कारण कार्यवाही जो है पार्लियामेंट की, संसद की, वो नहीं हो पा रही है। तो उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। उसके अलावा आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में भूमिपुत्र बिल 2021 अपनी विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया। आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश एमपी, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी गोवा। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, कल हमें कुछ रिस्पांस मिले। आज से आपसे निवेदन है कि अगर आपने कल का देखा होगा न्यूज़पेपर एनालिसिस तो आपको ज़रूर पता होगा इस एमसीक्यू का उत्तर। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कीजिए कि आज का उत्तर क्या है, जिससे हमको ये पता चले कि हाँ एमसीक्यू का फ़ायदा आप लोगों को भी मिल रहा है। तो चलिए आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। वो यह है कि पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है जहां पर हम चर्चाएं कर सकते हैं, जहां पर हम वाद विवाद डिबेट कर सकते हैं हमारे देश को, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के संबंध में। लेकिन हाल ही में कुछ रुकावटें हमें देखने को मिली है हमारे लोकतंत्र में इन डिसरप्शंस के कारण, क्योंकि पार्लियामेंट में हो रहे हैं कुछ खलल पड़ जा रहा है, यहाँ पर चर्चाएं नहीं हो पा रही है उसके चलते। तो उसी पर आपको अपना उत्तर लिखना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम इस डिसरप्शंस जो होते हैं इनको कम कर सकते हैं। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी जानकारी मिल जाएंगी और साथ ही साथ आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.lawsico.com भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारा आज का आर्टिकल है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा के बारे में, PLFS, जिसे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कहते हैं। इसकी थर्ड एनुअल राउंड ऑफ PLFS डेटा जो है जुलाई 2019 से जून 2020 का, ये एक वर्ष का डेटा हाल ही में आया है। तो इस डेटा में जो चीज़ें सामने निकल के आई है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है। इसका क्या मतलब है और इसको अगर हम विस्तृत रूप से यहाँ पर अगर हम इसके गर्त में जाकर इसके डीप डाउन अगर हम इसकी स्टडी करें तो इससे क्या पता चलता है वो हम बात करेंगे। तो PLFS डेटा जो है 2019 और 20 का ये बताता है किस तरीके से हमारे लेबर मार्केट पे जो लो GDP है और लॉकडाउन है इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हालांकि अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जो बेरोजगारी दर है, वो अपने आप में गिरी है। तो 4.8 पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है, जो कि 3 वर्षों में सबसे निम्न स्तर पर है। वही अगर हम दूसरे और देखें तो यहाँ पर LFPR जो होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो होता है, ये 36.9% से बढ़ के 40% हुआ है। वही यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 34.7% से बढ़कर 38.2 पर पहुंचा है। अर्थात यहाँ पर जो श्रम बल भागीदारी है ये बढ़ी है, जो 36.9 मतलब करीब 37 से ये 40%, 3% का इसमें इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो यहाँ पर श्रमिक जनसंख्या के अनुपात में कितने होते हैं वो भी 34.7 से बढ़कर 38.2 हो गए हैं। मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा देश में श्रमिकों की संख्या है वो बड़ी है। श्रमिक जो लेबर क्लास होता है उसकी जनसंख्या में जितने लोग आया करते थे उनकी जनसंख्या बड़ी है। अब ये कब होता है? ये तब होगा जब आपका लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट या मिडिल क्लास सेगमेंट से लोगों की आय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो और उनके पास में कोई काम करने को नहीं रहेगा, तब वो लेबर वर्क में या लेबर फोर्स में ही अपने आप को सम्मिलित
करेंगे। तो यहाँ पर ये एक चिंता का विषय आता है। भले ही हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमें देखने को मिल रहा है कि 3 वर्षों में सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर जो लेबर फोर्स में जो जनसंख्या के अनुपात में बढ़ा हुआ है लेबर फोर्स, वो एक चिंता का विषय है। उसी के अलावा अगर हम देखें तो देयर वॉज एन इंक्रीज इन शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन लेबर फोर्स अलॉन्ग विथ इवन हायर इंक्रीज इन शेयर ऑफ दोज हु वर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसी के चलते जो एम्प्लॉयमेंट इन्हें इसलिए मिल रही है क्योंकि ये अपनी शिक्षा या अपने ओहदे से नीचे आकर जो लेबर फोर्स है उसमें अपने आप को सम्मिलित करके यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। अगर हम वर्क फोर्स कंपोजिशन देखें, हम बात कर रहे हैं कि वर्क फोर्स लेबर क्लास में लोग बढ़े हैं, तो ये ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ देखने को मिलती है? सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो वर्क फोर्स है ये एग्रीकल्चर में आता है, कृषि क्षेत्र में आता है। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अनपेड फैमिली मेंबर्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, इसे छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी में अगर आप इसे जानना चाहें तो इसके लिए टर्म छुपी हुई बेरोजगारी दिया हुआ है। अर्थात जैसे एक परिवार है, उनके पास में 5 एकड़ ज़मीन है। अब 5 एकड़ ज़मीन को तैयार करने के लिए केवल 3 ही लोगों की आवश्यकता है, लेकिन घर में 5 लोग हैं। अब 5 लोग में से यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि 2 लोग और बाहर कहीं जाके भी काम कर सकते हैं, पर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा और उनको उनके लायक काम नहीं मिलता है, तो उन्हें भी यहाँ पर खेतों में जाकर उनके एग्रीकल्चर में अपने परिवार का हाथ बटाते हैं। तो जो 2 लोग अतिरिक्त लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में हैं, ये वो अनपेड फैमिली मेंबर है जिनको हम उस छुपी हुई बेरोजगारी के क्राइटेरिया में हम वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क कंपोजिशन इस तरीके से भी बढ़ा है। उसके अलावा हम PLFS की बात कर रहे हैं। PLFS की बात यहाँ पे थोड़ा समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमने LFPR की बात करी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कुछ की इंडिकेटर दर्शाता है PLFS। उसमें पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और दूसरा है वर्क पॉपुलेशन रेशियो WPR। अर्थात अगर हम बात करें हिंदी में समझे तो ये पहला होता है श्रम बल भागीदारी दल कि श्रम बल में कितने लोगों की भागीदारी है। उसके अलावा जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग वर्कर्स हैं, कितने लोग यहाँ पे श्रम बल में इन्वॉल्व है। और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट को भी ये दर्शाता है। तो PLFS का जो डेटा है केवल इसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तक हमें सीमित नहीं करके देखना चाहिए। उसके अलावा LFPR और WPR ये भी 2 अलग अलग इंडिकेटर्स है जो PLFS का महत्वपूर्ण भाग है। उसके अलावा अगर हम देखें ये अर्निंग कितना हो रहा है वर्कर सेगमेंट में, उसे भी दर्शाता है। तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है? अगर सबसे पहली चीज़ ये देखें तो जो एवरेज मंथली इनकम है सैलरीड वर्कर्स के लिए वो 2% तक बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो महंगाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है अप्रैल जून 2020 में, तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें एडजस्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रियल मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है ये 7.6% से डिक्लाइन हुआ है। ये थोड़ा एक यहाँ पर कंसर्न का विषय है क्योंकि पर व्यक्ति कितना कंज्यूमर यहाँ पर प्रत्येक कंज्यूमर कितना यहाँ पे खर्चा करता है उसमें कमी आई है ये, और ये 7.6% तक गिरा है। तो अपने आप में ये एक बात है कि अगर जब तक यहाँ पर कंज्यूमर एक्सपेंड नहीं करेगा हमारी इकोनॉमी को उतनी तेज़ी से यहाँ पर रिबाउंड नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग स्टैटिस्टिकल सिस्टम, सो नो ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी फ्रॉम 2011। उसके अलावा अगर हम कुछ सांख्यिकी के आंकड़े देखें तो यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं उसमें एक पॉवर्टी गरीबी रेखा का आंकड़ा होता है जो 2011-12 से अभी तक पब्लिश नहीं है। उसके अलावा किसानों की क्या आय है इसका भी कोई आंकड़ा हमारे पास में 2013 तक नहीं है। प्रवासी मजदूरों के बारे में भी हमारे पास में कोई भी आंकड़ा नहीं है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं जो कि पार्लियामेंट में जो खलल होता है, जो डिस्ट्रप्शंस होता है उसके बारे में बात करता है। तो हाल ही में हमें देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट हमारी संसद में की कार्रवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि अपोजिशन के पार्टीज़ की तरफ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गतिरोध देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा विरोध हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं हो सकता? क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं किया गया है? तो ऐसा ही एक इंस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 2011 में, कॉन्फ्रेंस इन पार्लियामेंट टू डिस्कस डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन लेजिस्लेचर
तो यहाँ पर 2011 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, एनडीए वन गवर्नमेंट थी उस वक्त, 2001 में यहाँ पर, माफ़ कीजिए, 2001 में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस इन पार्लियामेंट यहाँ पर रखा गया कि पार्लियामेंट के बारे में चर्चा की गई कि क्या वो कारण है जिससे हम हमारे संसद में जो गतिरोध होता है उसको भी ख़त्म करें और साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर है संसद की गरिमा भी बढ़ाई रखे। तो इसमें 4 चीज़ें सामने आई जिसके चलते हुए हमें डिसरप्शंस, गतिरोध देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, जिस तरीके से इनकी जो समस्या है वो सुनी नहीं जाती है। उसके अलावा अनरिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ये अपोजिशन पार्टी को रिस्पॉन्ड सही तरीके से नहीं करती है, खास तौर पे जो ट्रेजरी बेंचेस पे, मतलब जो मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो उतने अच्छे तरीके से यहाँ पर अपोजिशन के जो कंसर्न्स है वो एड्रेस नहीं करते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो है ये पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, जो हमारी संसदीय गरिमा है उसको बरकरार रखने के लिए अपने मेंबर्स को प्रोत्साहित नहीं करती है और उन्हें डिसिप्लिन में नहीं रखती है। चौथा है यहाँ पर अब्सेंस ऑफ प्रमोट एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपीज, जो सांसद यहाँ पर गतिरोध फैलाते हैं या असंसदीय गतिविधियाँ करते हैं तो उनके लिए हमको उनके अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये 4 कारण बताए गए हैं जिसके कारण डिसरप्शंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, उनमें से 2 कॉन्फ्रेंस में एक जो चीज़ सबसे समान रूप से आई है वो ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो एमएलएस है इनका कोड ऑफ कंडक्ट तो आप लाइए, साथ ही साथ इनके जो सिटिंग डेज है उनको भी बढ़ाइए। तो इन दोनों में से अभी यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि इनमें से कोई भी अभी वास्तविकता में नहीं आया है। यूनाइटेड किंगडम से हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे उनकी पार्लियामेंट में यहाँ पर 100 दिन होते हैं, इन 100 दिवस की कार्यवाही में 20 दिन जो होते हैं ये अपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी पक्ष होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। उन विपक्षी पक्ष में भी ये 20 दिन बढ़ जाते हैं, 17 दिन मेन अपोजिशन पार्टी को दिए जाते हैं, वही 3 दिन जो सेकेंड लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर उस वक्त ये जो 20 दिन होते हैं अपोजिशन पार्टीज़ के, यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है ये बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पे, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को ये बहुत अच्छा मौका मिल जाता है कि वो कुछ मुद्दों को यहाँ पर नेशन के साथ में, हम अपने राष्ट्र के सामने लेकर आ पाए, जिसके कारण जो कंसर्न्स होता है अपोजिशन का वो भी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है। इसी तरीके का जो प्रावधान है ये हमें कनाडा में, इसी तरह का जो प्रैक्टिस है हमें वो कनाडा में भी देखने को मिलती है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉस।